नमस्कार बच्चों। आज मैं कक्षा 10 का सामाजिक ज्ञान इतिहास का अध्याय 5 जिसका नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया लेकर आया हूँ। तो सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अब मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। खंड 3 रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति। अध्याय का नाम है मुद्रा संस्कृति और आधुनिक दुनिया। यह अध्याय 5 है। मुद्रित या छपी हुई सामग्री के बगैर दुनिया की कल्पना हमारे लिए कितनी मुश्किल है। हम अपने चारों तरफ जहां नज़र दौड़ाएं हमें कोई न कोई छपी हुई चीज़ दिखाई देगी। किताबें, पत्र पत्रिकाएं, अखबार, मशहूर तस्वीरों की नकलें, मेज़ पर पड़े नाटक के प्रोग्राम, सरकारी सूचनाएं, कैलेंडर, डायरी, सड़क के किनारे विज्ञापन और सिनेमा के पोस्टर आदि आदि। हम छपा हुआ साहित्य पढ़ते हैं, पेंटिंग देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं और सार्वजनिक दुनिया में चल रहे विवादों का जायजा लेते हैं। हम मुद्रित दुनिया के अस्तित्व को मान कर चलते हैं। यह सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि छपाई के पहले भी एक दुनिया थी। हम शायद ही महसूस करते हैं कि छपाई का अपना एक इतिहास है और इस इतिहास ने हमारे समकालीन जमाने को आकार दिया है। यह इतिहास क्या है? समाज में मुद्रित सामग्री कब से चलनी शुरू हुई? आधुनिक दुनिया को बनाने में इसकी क्या भूमिका थी? इस अध्याय में हम मुद्रण के इसी इतिहास को देखेंगे, कैसे यह पूर्वी एशिया से शुरू होकर यूरोप और भारत में फैला। हम मुद्रण तकनीक के प्रसार और प्रभाव को सामाजिक जीवन में आए बदलाव से जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआती छपी किताबें। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। यह छपाई हाथ से होती थी। तकरीबन 594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज़ को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थीं। चूँकि पतले छिद्रित कागज़ के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी, इसलिए पारंपरिक चीनी किताब एकॉर्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी। किताबों का सुलेखन या कुशनवीसी करने वाले लोग दक्ष सुलेखक या खुशखत होते थे, जो हाथ से बड़े बड़े सुंदर अक्षरों में सही कलात्मक लिखाई करते थे। नए शब्द में आता है खुशनवीसी। इसका अर्थ है सुलेखन या कैलीग्राफी। एक लंबे अरसे तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र था। सिविल सेवा परीक्षा से नियुक्त चीन की नौकरशाही भी विशालकाय थी, तो चीनी राजतंत्र इन परीक्षाओं के लिए बड़ी तादाद में किताबें छपवाता था। 16वीं सदी में परीक्षा देने वालों की तादाद बढ़ी, लिहाजा छपी किताबों की मात्रा भी उसी अनुपात में बढ़ गई। 17वीं सदी तक आते आते चीन में शहरी संस्कृति के फलने फूलने से छपाई के इस्तेमाल में भी विविधता आई। अब मुद्रित सामग्री के उपभोक्ता सिर्फ विद्वान और अधिकारी नहीं रहे। व्यापारी अपने रोज़मर्रा के कारोबार की जानकारी लेने के लिए मुद्रित सामग्री का इस्तेमाल करने लगे। पढ़ना एक शगल भी बन गया। पाठक वर्ग को काल्पनिक किस्से, कविताएं, आत्मकथाएं, शास्त्रीय साहित्यिक कृतियों के संकलन और रूमानी नाटक पसंद थे। अमीर महिलाओं ने भी पढ़ना शुरू किया और कुछ ने स्वरचित काव्य और नाटक भी छापे।
पढ़ने की यह नई संस्कृति एक नई तकनीक के साथ आई। 19वीं सदी के अंत में पश्चिमी शक्तियों द्वारा अपनी चौकियां स्थापित करने के साथ ही पश्चिमी मुद्रण तकनीक और मशीन प्रेस का आयात भी हुआ। पश्चिमी शैली के स्कूलों की ज़रूरतों को पूरा करने वाला पढ़ने की यह नई संस्कृति एक नई तकनीक के साथ आई। 19वीं सदी के अंत में पश्चिमी शक्तियों द्वारा अपनी चौकियां स्थापित करने के साथ ही पश्चिमी मुद्रण तकनीक और मशीनी प्रेस का आयात भी हुआ। पश्चिमी शैली के स्कूलों की ज़रूरतों को पूरा करने वाला शंघाई प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र बन गया। हाथ की छपाई की जगह अब धीरे धीरे मशीनों या यांत्रिक छपाई ने ले ली। जापान में मुद्रण। चीनी बौद्ध प्रचारक 768-770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जापान आए। जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक डायमंड सूत्र है, जिसमें पाठ के साथ साथ काठ पर खुदे चित्र हैं। तस्वीरें अक्सर कपड़ों, ताश के पत्तों और कागज़ के नोटों पर बनाई जाती थीं। मध्यकालीन जापान में कवि भी छपते थे और गद्यकार भी, और किताबें सस्ती और सुलभ थीं। 18वीं सदी के अंत में एदो, बाद में जिसे तोक्यो के नाम से जाना गया, के शहरी इलाके की चित्रकारी में शालीन शहरी संस्कृति का पता मिलता है, जिसमें हम चायघर के मजमों, कलाकारों और तवाइफों को देख सकते हैं। हाथ से मुद्रित तरह तरह की सामग्री, महिलाओं, संगीत के साजों, हिसाब किताब, चाय अनुष्ठान, फूलसाजी, शिष्टाचार और रसोई पर लिखी किताबों से पुस्तकालय एवं दुकानें अटी पड़ी थीं। कितागावा उतामारो 1753 ईस्वी में एदो में पैदा हुए उतामारो ने उकियो तैरती दुनिया की चित्र नाम की एक नई चित्रकला शैली में अहम योगदान किए, जिनमें आम शहरी जीवन का चित्रण किया गया। इनकी छपी प्रतियां यूरोप और अमेरिका पहुंची और मोने और वान गोग जैसे चित्रकारों को प्रभावित किया। तिसुताया जुजाबुरी जैसे प्रकाशकों ने विषय चुनकर कलाकारों से उन पर चित्र बनाने का करार किया जाता, फिर चित्रकार विषय की रूपरेखा बनाते थे। इसके बाद हुनरमंद वुड ब्लॉक शिल्पी चित्रकार द्वारा बनाई गई रूपरेखा को तख्ती पर चिपकाकर उसकी आकृति को उकेर कर लेते थे। इस प्रक्रिया में मूल आरेख तो गायब हो जाता था, पर उसकी छपी नकल बच जाती थी। यूरोप में मुद्रण का आना। सदियों तक चीन से रेशम और मसाले रेशम मार्ग से यूरोप आते रहे थे। 11वीं सदी में चीनी कागज़ भी उसी रास्ते वहां पहुंचा। कागज़ ने कातिबों या मुंशियों द्वारा सावधानीपूर्वक लिखी गई पांडुलिपियों के उत्पादन को मुमकिन बनाया। फिर 1295 ईस्वी में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री चीन में काफ़ी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, चीन के पास वुड ब्लॉक अर्थात काठ की तख्ती वाली छपाई की तकनीक पहले से मौजूद थी। मार्को पोलो यह ज्ञान अपने साथ लेकर लौटा। फिर क्या था, इतालवी भी तख्ती की छपाई से किताबें निकालने लगे और जल्द ही यह तकनीक बाकी यूरोप में फैल गई। मुद्रित किताबों को सस्ती, अश्लील मानने वाले कुलीन वर्गों और भिक्षु संघों के लिए छपी किताबों के विलासी संस्करण अभी भी बेशकीमती वेलम या चरमपत्र पर ही छपते थे। व्यापारी और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सस्ती मुद्रित किताबें खरीदते थे। किताबों की मांग बढ़ने के साथ साथ यूरोप भर के पुस्तक विक्रेता विभिन्न देशों में निर्यात करने लगे। अलग अलग जगहों पर पुस्तक मेले लगने लगे। बढ़ती मांग की आपूर्ति के लिए हस्तलिखित पांडुलिपियों के उत्पादन के भी नए तरीके सोचे गए। अब सिर्फ अमीर लोगों के यहाँ सुलेखक या कातिब नहीं पाए जाते थे, बल्कि पुस्तक विक्रेता भी अब उन्हें रोजगार देने लगे। आमतौर पर एक विक्रेता के यहाँ 50
कातिब काम करते थे, लेकिन किताबों की आबाद बढ़ती मांग हस्तलिखित पांडुलिपियों से पूरी नहीं होने वाली थी। नकल उतारना बेहद खर्चीला, समय साध्य और श्रम साध्य काम था। पांडुलिपियाँ अक्सर नाजुक होती थीं, उनके लाने ले जाने रख रखाव में तमाम मुश्किलें थीं, इसलिए उनका सर्कुलेशन चलनग्रस्त सीमित रहा। तो किताबों की बढ़ती मांग के चलते वुडब्लॉक प्रिंटिंग उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर लोकप्रिय होता गया। 15वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप में बड़े पैमाने पर तख्ती की छपाई का इस्तेमाल करके कपड़े, ताश के पत्ते और छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ धार्मिक चित्र छापे जा रहे थे। जाहिर है कि किताबें छापने के लिए इसमें भी तेजी और सस्ती मुद्रण तकनीक की जरूरत थी। ऐसा छपाई की एक तकनीक के आविष्कार से ही संभव होता, जो 1430 के दशक में स्ट्रेसबर्ग के योहान गुटेनबर्ग ने अंततः कर दिखाया। गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे और वह खेती की एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर बड़ा हुआ। वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीनें अर्थात प्रेस देखता आया था। बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी, फिर सुनारी और अंत में उसने शीशे की इच्छित आकृतियों में गढ़ने में महारत हासिल कर ली। अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल उसने अपने नए आविष्कार में किया। जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्श बना और सांचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया। गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र मुकम्मल कर लिया था। उसने जो पहली किताब छापी वह थी बाइबल। तकरीबन 180 प्रतियां बनाने में उसे 3 साल लगे, जो उस समय के हिसाब से काफ़ी तेज था। पर यह नई तकनीक हाथ से किताबें छापने की तकनीक की जगह पूरी तरह से नहीं ले पाई। शुरू शुरू में तो छपी किताबें भी अपने रंग रूप और साज सज्जा में हस्तलिखित पांडुलिपियों जैसी दिखती थी। धातुई अक्षर हाथ की बंद सजावटी शैली का अनुकरण करते थे। हाशिए पर फूल पत्तियों की डिजाइन बनाई जाती थी और चित्र अक्सर पेंट किए जाते थे। अमीरों के लिए बनाई किताबों में छपे पन्ने पर हाशिए की जगह बेल बूटों के लिए खाली छोड़ दी जाती थी। हर खरीदार अपनी रुचि के हिसाब से डिजाइन और पेंटर खुद तय करके उसे संवार सकता था। करीब 100 सालों के दरमियान 1450 से 1550 तक यूरोप के ज़्यादातर देशों में छापे खाने लग गए थे। जर्मनी के प्रिंटर या मुद्रक दूसरे देश जाकर नए छापे खाने खुलवाया करते थे। छपाई खाने की संख्या में वृद्धि के साथ साथ पुस्तक उत्पादन में कमाल की बढ़ोतरी हुई। 15वीं सदी के दूसरे हिस्से में यूरोप के बाजार में 2 करोड़ मुद्रित किताबें आईं। यह संख्या 16वीं सदी में 20 करोड़ हो गई। हाथ की छपाई की जगह यांत्रिक मुद्रण के आने पर ही मुद्रण क्रांति संभव हुई। नए शब्द में प्लाटेन। लेटर प्रेस छपाई में प्लाटेन एक बोर्ड होता है जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती थी। पहले यह बोर्ड काठ का होता था, बाद में इस्पात का बनने लगा। चित्र 7 में यूरोप की पहली छपी किताब गुटेनबर्ग की बाइबल से कुछ पन्ने। गुटेनबर्ग ने कुल 180 प्रतियां छापी थीं, पर उनमें से 50 ही बच पाईं। आइए गुटेनबर्ग की बाइबल के इन पन्नों को ध्यान से देखें। ये केवल नई तकनीक की देन नहीं थी। इन्हें गुटेनबर्ग प्रेस की धातुई टाइप से छापा जरूर गया था, पर इनके हाशिए पर कलाकारों ने हाथ से टीकाकारी और सुघड़ चित्रकारी की थी। कोई 2 प्रतियां एक जैसी नहीं थीं। हर प्रति का हर पन्ना अलग था। जहाँ पहली नज़र में वे एक जैसे लगे भी गौर से तुलना करने पर फ़र्क पता चल जाएगा। हर जगह पर कुलीन तबकों ने इस विशिष्टता को पसंद किया। जो उनके पास था वह अनोखा था। वे यह दावा कर सकते थे क्योंकि किसी और के पास उसकी हूबहू नकल नहीं थी। आप इबारत में देखेंगे कि कई जगहों पर अक्षरों के अंदर रंग भरे गए हैं। इसके 2 फायदे थे।
इसके दो फायदे थे, पन्ना रंगीन हो जाता था और साथ ही सारे पवित्र शब्द ज़्यादा दर्शनीय और महत्वपूर्ण बन जाते थे। लेकिन हर पन्ने पर रंग हाथ से भरे जाते थे। गुटेनबर्ग ने भारतीय पाठ को काले में छापा और बाद में रंग भरे जाने के लिए जगह छोड़ दी। चित्र 8 में एक मुद्रक की वर्कशॉप है 16वीं सदी की। इस तस्वीर से पता चलता है कि 16वीं सदी में मुद्रक का कार्यस्थल कैसा दिखाई देता था। सारे काम एक ही छत के नीचे चल रहे हैं। दाएं छोर पर अगले हिस्से में कंपोजिटर काम कर रहे हैं, बाएं सिरे पर गैलेज तैयार किए जा रहे हैं और धातुई अक्षरों पर स्याही लगाई जा रही है। पृष्ठभूमि में प्रिंटिंग प्रेस के पेंच कस रहे हैं और उन्हीं के पास प्रूफ रीडर काम में जुटे हैं। बिल्कुल अगले भाग में तैयार माल पड़ा है। ये दो दो पृष्ठ वाले छपे हुए पन्ने हैं जिनकी बाइंडिंग होनी है। नए शब्दों में नए शब्द में कंपोजिटर। कंपोजिटर का अर्थ है छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति। छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति। दूसरा है गैली। गैली का अर्थ है धातुई फ्रेम जिसमें टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती थी। धातुई फ्रेम जिसमें टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती थी। मुद्रण क्रांति और उसका असर। मुद्रण क्रांति क्या थी? मुद्रण क्रांति क्या थी? छापे खाने का आविष्कार महज तकनीकी दृष्टि से नाटकीय बदलाव की शुरुआत नहीं था। पुस्तक उत्पादन के नए तरीकों ने लोगों की जिंदगी बदल दी। इसकी बदौलत सूचना और ज्ञान से, संस्था और सत्ता से उनका रिश्ता ही बदल गया। इसमें लोक चेतना बदली और बदला चीज़ों को देखने का नजरिया। नया पाठक वर्ग। नया पाठक वर्ग। छापे खाने के आने से एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। छपाई से किताबों की कीमत गिरी। किताब की हर प्रति के उत्पादन में जो वक्त और श्रम लगता था वह कम हो गया और बड़ी तादाद में प्रतियां छापना आसान हो गया। बाजार किताबों से बढ़ गई। पाठक वर्ग भी वृहत्तर होता गया, मतलब बढ़ता गया। किताबों तक पहुंच आसान होने से पढ़ने की एक नई संस्कृति विकसित हुई। अब तक आम लोग मौखिक संसार में जीते थे। वे धार्मिक किताबों का वाचन वे धार्मिक किताबों का वाचन सुनते थे। गाथा गीत उनको पढ़कर सुनाए जाते थे और किस्से भी उनके लिए बोलकर पढ़े जाते थे। ज्ञान का मौखिक लेन देन ही होता था। लोग बाग समूह में ही दास्तान सुनते या कोई आयोजन देखते आए थे। आप 8वें अध्याय में देखेंगे कि वे तन्हाई में या खामोशी से पढ़ने के आदी नहीं थे। छपाई क्रांति के पहले किताबें न केवल महंगी थीं बल्कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में छापना भी असंभव था। अब किताबें समाज के व्यापक तबकों तक पहुंच सकती थीं। अगर पहले की जनता श्रोता थी तो कह सकते हैं कि अब पाठक जनता अस्तित्व में आ गई थी। लेकिन लेकिन यह संक्रमण सरल नहीं था। किताबें सिर्फ साक्षर ही पढ़ सकते थे और यूरोप के अधिकांश देशों में 20वीं सदी तक साक्षरता की दर सीमित थी। प्रकाशकों के लिए सवाल था कि लोगों में छपी किताब के प्रति दिलचस्पी कैसे जगाएं। इसके लिए उन्हें मुद्रित कृति की व्यापक पहुंच का ध्यान रखना था। जो नहीं पढ़ पाते थे वे भी बोलकर पढ़े गए को सुनकर उसका लुत्फ तो उठाते ही थे। इसलिए मुद्रकों ने लोकगीत और लोक कथाएं छापनी शुरू कर दी और ऐसी किताबें आमतौर पर तस्वीरों से खूब सजी धजी यानी सचित्र होती थीं। फिर इन्हें सामूहिक ग्रामीण सभाओं में या शहरी शराबघरों में गाया सुनाया जाता था। नए शब्दों में नए शब्दों में गाथा गीत अर्थात बैलाड। ये लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान जिसे गाया सुनाया जाता है। शराबघर अर्थात टैवर्न, वह जगह जहाँ लोग शराब पीने, खाने, दोस्तों से मिलने और बात विचार के लिए आते थे।
धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। छापे खाने से विचारों के व्यापक प्रचार प्रसार और बहस मुबाहिसे के द्वार खुले। स्थापित सत्ता के विचारों से असहमत होने वाले लोग भी अब अपने विचारों को छापकर उन्हें फैला सकते थे। छपे हुए संदेश के जरिए वे लोगों को अलग ढंग से सोचने के लिए मना सकते थे या कोई कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। जाहिर है कि इस बात का जीवन के कई क्षेत्रों में गंभीर महत्व था। हर कोई मुद्रित किताब को लेकर खुश नहीं था। जिन्होंने इसका स्वागत भी किया, उनके मन में इसको लेकर कई डर थे। कई लोगों को छपी किताब के व्यापक प्रसार और छपे शब्द की सुगमता को लेकर यह आशंका थी कि न जाने इसका आम लोगों के जहन पर क्या असर हो। भय था कि अगर छपे हुए और पढ़े जा रहे पर कोई नियंत्रण ना होगा तो लोगों में बागी और अधार्मिक विचार पनपने लगेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मूल्यवान साहित्य की सत्ता ही नष्ट हो जाएगी। धर्मगुरुओं और सम्राटों तथा कई लेखकों एवं कलाकारों द्वारा व्यक्त की गई यह चिंता नवमुद्रित और नव प्रसारित साहित्य की व्यापक आलोचना का आधार बनी। आइए देखें कि जीवन के एक क्षेत्र धर्म में इसका क्या असर हुआ। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखीं। इसकी एक छपी प्रति विटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी गई। इसमें लूथर ने चर्च को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी थी। जल्द ही लूथर के लेख बड़ी तादाद में छापे और पढ़ने जाने लगे। इसके नतीजे में चर्च में विभाजन हो गया और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई। कुछ ही हफ्तों में न्यू टेस्टामेंट के लूथर के तर्जुमे या अनुवाद की 5000 प्रतियां बिक गईं और 3 महीने के अंदर दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। प्रिंट के प्रति तहे दिल से कृतज्ञ लूथर ने कहा, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। सबसे बड़ा तोहफा कई इतिहासकारों का यह ख्याल है कि छपाई ने नया बौद्धिक माहौल बनाया और इसमें धर्म सुधार आंदोलन के नए विचारों के प्रसार में मदद मिली। मुद्रण और प्रतिरोध। छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हुए। 16वीं सदी की इटली के एक किसान मैनोकियो ने अपने इलाके में उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था। उन किताबों के आधार पर उसने बाइबल के नए अर्थ लगाने शुरू कर दिए और उसने ईश्वर और सृष्टि के बारे में ऐसे विचार बनाए कि रोमन कैथोलिक चर्च उससे क्रुद्ध हो गया। ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने जब इनक्विजिशन धर्मद्रोहियों को दुरुस्त करने वाली संस्था शुरू किया तो मैनोकियो को 2 बार पकड़ा गया और आखिरकार उसे मौत की सज़ा दे दी गई। धर्म के पास ऐसे पाठ और उस पर उठाए जा रहे सवालों से परेशान रोमन चर्च ने प्रकाशकों एवं पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाईं और 1558 ईस्वी से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखने लगे। चित्र 10 में आप देख सकते हैं द मैकबर डांस, विभत्स नाच। इस 16वीं सदी की तस्वीर में छपाई का खौफ किस नाटकीयता से पेश किया जा रहा था यह देखा जा सकता है। इस बेहद दिलचस्प वुडकट तख्ती छाप तस्वीर में मुद्रण के आगमन को दुनिया के अंत से जोड़ा गया है। मुद्रक के वर्कशॉप को मौत के नाच का मंच बताया गया है
मुद्रक और उसके मजदूर कंकालों के नियंत्रण में हैं और उनसे मनचाही चीज़ें छपवाते हैं। पूरे 17वीं और 18वीं सदी के दौरान यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में साक्षरता बढ़ती रही। अलग अलग संप्रदाय के चर्चों ने गांवों में स्कूल स्थापित किए और किसानों, कारीगरों को शिक्षित करने लगे। 18वीं सदी के अंत तक यूरोप के कुछ हिस्सों में तो साक्षरता दर 60 से 80% तक हो गई थी। यूरोपीय देशों में साक्षरता और स्कूलों के प्रसार के साथ लोगों में पढ़ने का जैसे जुनून पैदा हो गया। लोगों को किताबें चाहिए थी, इसलिए मुद्रक ज़्यादा से ज़्यादा किताबें छापने लगे। नए पाठकों की रुचि का ध्यान रखते हुए किस्म किस्म का साहित्य छपने लगा। पुस्तक विक्रेताओं ने गांव-गांव जाकर छोटी छोटी किताबें बेचने वाले फेरी वालों को काम पर लगाया। ये किताबें मुख्यतः पंचांग के अलावा लोक गाथाएँ और लोकगीतों की हुआ करती थीं, लेकिन जल्द ही मनोरंजन प्रधान सामग्री भी आम पाठकों तक पहुंचने लगी। इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स या एक पैसिया किताबें बेचने वालों को चैपमैन कहा जाता था। इन किताबों को गरीब तबके भी खरीद कर पढ़ सकते थे। फ्रांस में बिब्लियोथिक ब्लू का चलन था, जो सस्ते कागज़ पर छपी और नीली जिल्द में बंधी छोटी किताबें हुआ करती थीं। इसके अलावा 4-5 पन्ने की प्रेम कहानियाँ थीं और अतीत की थोड़ी गाथाएँ थीं, जिन्हें इतिहास कहते थे। आप देख सकते हैं कि अलग अलग उद्देश्य और दिलचस्पी के हिसाब से किताबों के कई आकार प्रकार थे। 18वीं सदी के आरंभ से पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ, जिनमें समसामयिक घटनाओं की खबर के साथ मनोरंजन भी परोसा जाने लगा। अखबार और पत्रों में युद्ध और व्यापार से जुड़ी जानकारी के अलावा दूर देशों की खबरें होती थीं। उसी तरह वैज्ञानिक और दार्शनिक भी आम जनता की पहुंच के बाहर नहीं रहे। प्राचीन व मध्यकालीन ग्रंथ संकलित किए गए और नक्शों के साथ साथ वैज्ञानिक खाके भी बड़ी मात्रा में छापे गए। जब आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने अपना आविष्कार प्रकाशित करने शुरू किए, तो उनके लिए विज्ञान बोध में पगा एक बड़ा पाठक वर्ग तैयार हो चुका था। टॉमस पेन, वोल्टेयर और ज्यां जाक रूसो जैसे दार्शनिकों की किताबें भी भारी मात्रा में छपने और पढ़े जाने लगीं। जाहिर है कि विज्ञान, तर्क और विवेकवाद के उनके विचार लोकप्रिय साहित्य में भी जगह पाने लगे। दुनिया के जालिमों, अब हिलोगे तुम। दुनिया के जालिमों, अब हिलोगे तुम। 18वीं सदी के मध्य तक यह आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञानोदय होता है। कई सारे लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती हैं, कि वे निरंकुशवाद और आतंकी रासत्ता से समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा दौर लाएंगी जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। 18वीं सदी फ्रांस के एक उपन्यासकार लुई सेबेस्तिये मर्सिये ने घोषणा की, छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। मर्सिये के उपन्यासों में नायक अक्सर किताबें पढ़ने से बदल जाते हैं। वे किताबें घोंटते हैं, किताबों की दुनिया में जीते हैं और इसी क्रम में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञानोदय को लाने और निरंकुशवाद के आधार को नष्ट करने में छापे खाने की भूमिका के बारे में आश्वस्त मर्सिये ने कहा, हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। आभासी लेखक की कलम के जोर के आगे तुम हिल उठोगे। मुद्रित संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। कई इतिहासकारों का मानना है कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए
अनुकूल परिस्थितियाँ रची। क्या हम दोनों में ऐसा संबंध बना सकते हैं? मूलतः 3 तरह के तर्क देखने लायक हैं। पहला, छपाई के चलते ज्ञानोदय के चिंतकों के विचारों का प्रसार हुआ। उनके लेखन ने कुल मिलाकर परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना पेश की। उन्होंने रीति रिवाजों की जगह विवेक के शासन पर बल दिया और मांग की कि हर चीज को तर्क और विवेक की कसौटी पर ही कसा जाए। उन्होंने चर्च की धार्मिक और राज्य की निरंकुश सत्ता पर प्रहार करके परंपरा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को दुर्बल कर दिया। वाल्तेयर और रूसो के लेखन का व्यापक पाठक वर्ग था और उनके पाठक एक नए आलोचनात्मक, सवालिया और तार्किक नजरिए से दुनिया को देखने लगे थे। दूसरा, छपाई ने वाद विवाद संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। सारे पुराने मूल्य, संस्थाओं और कायदों पर आम जनता के बीच बहस मुबाहिसे हुए और उनके पुनर्मूल्यांकन का सिलसिला शुरू हुआ। तर्क की ताकत से परिचित यह नई रिपब्लिक धर्म और आस्था को प्रश्नांकित करने का मोल समझ चुकी थी। इस तरह बनी सार्वजनिक दुनिया से सामाजिक क्रांति के नए विचारों का सूत्रपात हुआ। तीसरा, 1780 के दशक तक राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य का ढेर लग चुका था। इस प्रक्रिया में सामाजिक व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए। कार्टूनों और कैरिकेचरों, व्यंग्य चित्रों में यह भाव उभरता था कि जनता तो मुश्किलों में फंसी है, जबकि राजशाही भोग विलास में डूबी हुई है। भूमिगत घूमने वाले इस साहित्य ने लोगों को राजतंत्र के खिलाफ भड़काया। हम इन तर्कों को कैसे समझें? इसमें तो कोई शक नहीं कि छपाई ने विचारों को फैलाने में मदद की, लेकिन याद रहे कि लोग बाग हर तरह की सामग्री पढ़ते थे। एक तरफ वे अगर रूसो और वाल्तेयर पढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ चर्च और राज्य का प्रोपेगेंडा या प्रचार भी। वे हर पढ़ी या देखी चीज़ से तो सीधे प्रभावित नहीं हो सकते थे। वे कुछ विचारों को स्वीकारते थे तो कुछ को नकारते भी थे, फिर चीज़ों की अपने ढंग से व्याख्या भी करते थे। इस तरह मुद्रण ने उनके मानस को सीधे तौर पर भले नहीं रचा हो, पर इसने अलग ढंग से सोचने की संभावनाएं जरूर खोली। चित्र 11 में आप देख सकते हैं, फ्रांसीसी क्रांति के पहले कुलीन वर्ग और आम जन 18वीं सदी के अंत का एक कार्टून है। इस व्यंग्य चित्र में दिखाया गया है कि जनसाधारण, किसान, कारीगर और मजदूर किस तरह मुश्किल हालात में थे, जबकि ज़िंदगी के मज़े लेने वाला कुलीन वर्ग उनका दोहन करता है। इस तरह के कार्टूनों के चलन से क्रांति के पहले लोगों के दिल दिमाग पर खास असर हुआ। 19वीं सदी में यूरोप ने जन साक्षरता की दिशा में लंबी लंबी छलांगें लगाई, जिसके बूते महिलाओं और बच्चों के रूप में बड़ी मात्रा में नया पाठक वर्ग तैयार हुआ। बच्चे, महिलाएं और मजदूर। उन्नीसवीं सदी के आखिर से प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य होने के चलते बच्चे पाठकों की एक अहम श्रेणी बन गए। प्रकाशन उद्योग के लिए पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन महत्वपूर्ण हो गया। फ्रांस में 1857 में सिर्फ बाल पुस्तकें छापने के लिए एक प्रेस या मुद्रणालय स्थापित किया गया। इस प्रेस में पुरानी और नई दोनों तरह की परिकथाओं
और लोक कथाओं का प्रकाशन किया गया। जर्मनी के ग्रिम बंधुओं ने बरसों लगाकर किसानों के बीच से लोक कथाएं जमा की। उनके द्वारा एकत्रित सामग्री का संपादन हुआ। फिर कहानियों को अंततः 1812 के एक संकलन में छापा गया। बच्चों के लिए अनुपयुक्त सामग्री या जो चीज़ें कुलीन वर्गों को अश्लील लगती थीं, उन्हें प्रकाशित संस्करण में शामिल नहीं किया जाता था। इस तरह पुरानी ग्रामीण लोक कथाओं को नया रूप मिला। छपने से वे दर्ज तो हुईं, पर इस प्रक्रिया में बदल भी गईं। महिलाएं पाठिका और लेखिका की भूमिका में ज़्यादा अहम हो गईं। पेनी मैगजीन्स या एक पैसिया पत्रिकाएं खास तौर पर उन्हीं के लिए होती थीं, वैसे ही जैसे कि सही चाल चलन और गृहस्थी सिखाने वाली निर्देशिकाएं। 19वीं सदी में जब उपन्यास छपने लगे तो महिलाएं उनका अहम पाठक मानी गईं। मशहूर उपन्यासकारों में लेखिकाएं अग्रणी थीं। जैन ऑस्टेन, ब्रांट बहनें, जॉर्ज इलियट आदि। उनके लेखन से नई नारी की परिभाषा उभरी, जिसका व्यक्तित्व सुदृढ़ था, जिसमें गहरी सूझबूझ थी और जिसका अपना दिमाग था, अपनी इच्छा शक्ति थी। 17वीं सदी से ही किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालय अस्तित्व में आ गए थे। 19वीं सदी के इंग्लैंड में ऐसे पुस्तकालयों का उपयोग सफ़ेद कॉलर मजदूरों, दस्तकारों और निम्न वर्गीय लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया। काम के दिन के छोटे होने के बाद मजदूरों को अपने सुधार और आत्म अभिव्यक्ति के लिए थोड़ा वक्त मिलने लगा। उन्होंने बड़ी संख्या में राजनीतिक पर्चे और आत्मकथाएं लिखीं। नई तकनीकी परिष्कार। 18वीं सदी के अंत तक प्रेस धातु से बनने लगे थे। पूरी 19वीं सदी के दौरान छापे खाने की तकनीक में लगातार सुधार हुए। 19वीं सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया था। इससे प्रति घंटे 8000 शीट या ताव छप सकते थे। सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया था, जिससे एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन थी। 20वीं सदी के शुरू से ही बिजली से चलने वाले प्रेस के बल पर छपाई का काम बड़ी तेजी से होने लगा। एक दो और चीज़ें हुई। कागज़ डालने की विधि में सुधार हुआ, प्लेट की गुणवत्ता बेहतर हुई, स्वचालित पेपर रील और रंगों के लिए फोटो विद्युतीय नियंत्रण भी काम में आने लगे। इस तरह कई छोटी छोटी मशीनी इकाइयों में कुल सुधार की बदौलत छपे हुए पन्ने का रंग रूप भी बदल गया। मुद्रकों और प्रकाशकों ने अपने उत्पाद बेचने के नए गुर अपनाए। 19वीं सदी की पत्रिकाओं ने उपन्यासों को धारावाहिक छापा, जिससे उपन्यास लिखने की एक खास शैली विकसित हुई। इंग्लैंड में 1920 के दशक में लोकप्रिय किताबें एक सस्ती श्रृंखला, शिलिंग श्रृंखला के तहत छापी गईं। किताबों की जिल्द का आवरण या डस्ट कवर भी 20वीं सदी की तकनीकी नवीयत है। 1930 की आर्थिक मंदी के आने से प्रकाशकों को किताबों की बिक्री गिरने का भय हुआ, लिहाजा पाठकों की जेब का ख्याल रखते हुए उन्होंने सस्ते पेपरबैक या अजिल्द संस्करण छापे। इंग्लैंड के एक रेलवे स्टेशन पर लगे विज्ञापन अल्फ्रेड कॉन्केन द्वारा बनाया गया। छपी हुई सूचनाएं इश्तेहार सड़कों की दीवारों, प्लेटफॉर्म और सार्वजनिक इमारतों पर लगाए जाए। इंग्लैंड के रेलवे स्टेशन पर लगे विज्ञापन अल्फ्रेड कॉनेन द्वारा बनाया गया लिथोग्राफ। 1874 में छपी हुई सूचनाएं और इश्तेहार सड़कों की दीवारों, प्लेटफॉर्म और सार्वजनिक इमारतों पर लगाए जाते थे।
भारत का मुद्रण संसार। भारत का मुद्रण संसार। आइए देखें कि भारत में छपाई कब शुरू हुई और मुद्रण युग के पहले यहाँ सूचना और विचार कैसे लिखे जाते थे। मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियाँ। मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियाँ। भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज़ पर नकल कर बनाई जाती थी। कभी कभी तो पन्नों पर बेहतरीन तस्वीरें भी बनाई जाती थीं। फिर उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल से तख्तियों की जिल्द में या सिलकर बांध दिया जाता था। 19वीं सदी के अंत तक छपाई के आने के बाद भी पांडुलिपियाँ छापी जाती रहीं, लेकिन पांडुलिपियाँ नाजुक होती थीं, काफ़ी महंगी भी। एक तो उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना होता था। दूसरी लिपियों के अलग अलग तरीके से लिखे जाने के चलते उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं था। इसलिए उनका व्यापक चित्र 15 में हाफिज के दीवान के कुछ पन्ने 1824 में जो छापे गए थे। 14वीं सदी के शायर हाफिज की संपूर्ण शायरी दीवान में संकलित है। पेज पर कुशनवीसी, नक्काशी और डिजाइन देखें। लेटर प्रेस के आने के बाद भी इस तरह की पांडुलिपियाँ अमीरों के लिए बनाई जाती रहीं। लेकिन पांडुलिपियाँ नाजुक होती थीं, काफ़ी महंगी थीं। एक तो उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना होता था। दूसरे लिपियों के अलग अलग तरीके से लिखे जाने के चलते उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं था। इसलिए उनका व्यापक दैनिक इस्तेमाल नहीं होता था। हालांकि पूर्व औपनिवेशिक बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं का बड़ा जाल था, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे। गुरु यारदाश्त से किताबें सुनाते थे और विद्यार्थी उन्हें लिख लेते थे। इस तरह कई सारे लोग बिना कोई किताब पढ़े साक्षर बन जाते थे। छपाई भारत आई। प्रिंटिंग प्रेस पहले पहल 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तिकाएं छापी। 1674 ईस्वी तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छप चुकी थीं। कैथोलिक पुजारियों ने 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी। 1713 में पहली मलयालम किताब छापने वाले भी वही थे। डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल किताबें छापी, जिनमें से कई पुरानी किताबों का अनुवाद थे। अंग्रेजी भाषी प्रेस भारत में काफ़ी देर तक विकास नहीं कर पाया था। यद्यपि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सदी के अंत तक छापे खाने का आयात शुरू कर दिया था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 से बंगाल गैजेट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया, जिसने खुद को यूं परिभाषित किया: हर किसी के लिए खुली एक व्यावसायिक पत्रिका जो किसी के प्रभाव में नहीं है। यानी यह पत्रिका भारत में प्रेस चलाने वाले औपनिवेशिक शासन से आज़ाद निजी अंग्रेजी उद्यम थी और इसे अपनी स्वतंत्रता पर अभिमान था। हिक्की ढेर सारे विज्ञापन छापता था, जिनमें दासों की बिक्री से जुड़े इश्तेहार भी शामिल थे, लेकिन साथ ही वह भारत में कार्यरत वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों से जुड़ी गप्पबाजी भी छापता था। इससे नाराज होकर गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने हिक्की पर मुकदमा कर दिया और ऐसे सरकारी आश्रय प्राप्त अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया, जो औपनिवेशिक राज की छवि पर होते हमलों से इसकी रक्षा कर सकें।
18वीं सदी के अंत तक कई सारी पत्रिकाएं छपने लगीं। कुछ हिंदुस्तानी भी अपने अखबार छापने लगे थे। ऐसे प्रयासों में पहला था राजा राम मोहन राय के करीबी रहे गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गैजेट। धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें। जैसा कि आप जानते हैं, 19वीं सदी की शुरुआत से ही धार्मिक मसलों को लेकर बहसों का बाजार गर्म था। अलग अलग समूह औपनिवेशिक समाज में हो रहे बदलावों से जूझते हुए धर्म की अपनी अपनी व्याख्या पेश कर रहे थे। कुछ तो मौजूदा रीति रिवाजों की आलोचना करते हुए उनमें सुधार चाहते थे, जबकि कुछ अन्य समाज सुधारकों के तर्कों के खिलाफ खड़े थे। ये सारे वाद विवाद प्रिंट में सरेआम पब्लिक में हुए। छपी हुई पुस्तिकाओं और अखबारों ने न केवल नए विचारों का प्रचार प्रसार किया, बल्कि उन्होंने बहस की शक्ल भी तय की। इन बहसों में व्यापक जन समुदाय भी हिस्सा ले सकता था, अपने मत का जाहिर कर सकता था। इस तरह के मतांतर से नए विचार उभरे। यह वह समय था जब समाज और धर्म सुधारकों तथा हिंदू रूढ़िवादियों के बीच विधवादाह, एकेश्वरवाद, ब्राह्मण, पुजारी वर्ग और मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों को लेकर तेज बहस थनी हुई थी। बंगाल में जैसे जैसे बहस चली, लगातार बढ़ती तादाद में पुस्तिकाओं और अखबारों के जरिए तरह तरह के तर्क समाज के बीच आने लगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के ख्याल से उन्हें आम बोलचाल की भाषा में छापा गया। राम मोहन राय ने 1821 से संवाद कौमुदी प्रकाशित किया और रूढ़िवादियों ने उनके विचारों से टक्कर लेने के लिए समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। दो फारसी अखबार जामे जहांनामा और शम्सुल अखबार वे 1882 में प्रकाशित हुए। उत्तर भारत में उलमा मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर चिंतित थे। उन्हें डर था कि कहीं औपनिवेशिक शासक धर्मांतरण को बढ़ावा ना दे या मुस्लिम कानून न बदल डालें। इससे निपटने के लिए उन्होंने सस्ते लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथों के फारसी या उर्दू अनुवाद छापे और धार्मिक अखबार तथा गुटके निकाले। सन 1867 में स्थापित देवबंद सेमिनरी ने मुसलमान पाठकों को रोज़मर्रा का जीवन जीने का सलीका और इस्लामी सिद्धांतों के मायने समझाते हुए हजारों फतवे जारी किए। पूरी 19वीं सदी के दौरान कई इस्लामी संप्रदाय और सेमिनरी पैदा हुए। धर्म को लेकर सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं थीं। हर कोई अपना संप्रदाय बढ़ाना चाहता था और दूसरों के असर को काटना चाहता था। हिंदुओं के बीच भी छपाई से खास तौर पर स्थानीय भाषाओं में धार्मिक पढ़ाई को काफ़ी बल मिला। तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। 19वीं सदी के मध्य तक सस्ते लिथोग्राफी संस्करणों से उत्तर भारत का बाजार पट गया। लखनऊ के नवल किशोर प्रेस, बम्बई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में अनेक भारतीय भाषाओं में अनगिनत धार्मिक किताबें छपीं। मुद्रित और लाने ले जाने में आसान होने के कारण आस्थावान इन्हें कहीं भी किसी समय पढ़ सकते थे। इन्हें अनपढ़ लोगों की बड़ी भीड़ में बोल बोल कर भी पढ़ा जा सकता था। मतलब यह है कि धार्मिक पुस्तकें बड़ी तादाद में व्यापक जन समुदाय तक पहुंच रही थीं, जिसके चलते विभिन्न धर्मों के बीच और उनके अंदर बहस, मुबाहिसे और वाद विवाद संवाद की नई स्थिति बन गई थी। लेकिन प्रिंट ने समुदाय के बीच सिर्फ मतांतर ही नहीं पैदा किए, बल्कि इसने समुदायों को अंदर से और विभिन्न हिस्सों को पूरे भारत से जोड़ने का काम भी किया। नए शब्द में उलमा का अर्थ है इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान। फतवा का अर्थ है
अनिश्चय या असमंजस की स्थिति में इस्लामी कानून जानने वाले विद्वान सामान्यतः मुफ्ती के द्वारा की जाने वाली वैधानिक घोषणा। प्रकाशन के नए रूप। छापे खाने से नए तरह के लेखन के लिए भूख जागी। जैसे जैसे नए लोग पढ़ने लगे, छपे हुए पन्नों में अपनी ज़िंदगी, अपने तजुर्बों, अपने भोगे हुए रिश्तों को देखने की चाहत बलवती होती गई। यूरोप में विकसित उपन्यास नामक यह साहित्यिक विधा इन ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम थी। जल्दी ही इसने अपनी एक खास भारतीय शक्ल और शैली अख्तियार कर ली। अपने पाठकों को इसने अनुभव का नया संसार और मानव जीवन की विविधता का बोध प्रदान किया। दूसरी तरह की साहित्यिक विधाएं जैसे गीत, कहानियाँ, सामाजिक राजनीतिक मसलों पर लेख, ये सब पाठकों की दुनिया का हिस्सा बन गए। अपने अलग अलग तेवरों में इन्होंने इंसानी ज़िंदगी और अंतरंग भावनाओं और उन सामाजिक राजनीतिक नियमों पर बल दिया जिनसे इनका स्वरूप तय होता था। 19वीं सदी के अंत तक एक नई तरह की दृश्य संस्कृति भी आकार ले रही थी। छापे खानों की बढ़ती तादाद के साथ छवियों की कई नकलें या प्रतियां अब बड़ी आसानी से बनाई जा सकती थीं। राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकारों ने आम खपत के लिए तस्वीरें बनाईं। काठ की तख्ती पर चित्र उकेरने वाले गरीब दस्तकारों ने लेटर प्रेस छापे खानों के करीब अपनी दुकानें लगाईं और मुद्रकों से काम पाने लगे। बाजार में सुलभ सस्ती तस्वीरें और कैलेंडर खरीदकर गरीब भी अपने घरों एवं दफ्तरों में सजाया करते थे। इन छपी तस्वीरों ने आहिस्ता आहिस्ता आधुनिकता और परंपरा, धर्म और राजनीति तथा समाज और संस्कृति के लोकप्रिय विचार लोक को गढ़ना शुरू किया। 1870 के दशक तक पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए कैरिकेचर और कार्टून छपने लगे थे। कुछ में शिक्षित भारतीयों के पश्चिमी पोशाक और पश्चिमी अभिरुचियों का मजाक उड़ाया गया, जबकि कुछ अन्य में सामाजिक परिवर्तन को लेकर एक डर देखा गया। साम्राज्यवादी व्यंग्य चित्रों में राष्ट्रवादियों का मजाक उड़ाया जाता था तो राष्ट्रवादी भी साम्राज्यवादी सत्ता पर निशाना साधने में पीछे नहीं रहे। चित्र 17 में आप देख सकते हैं राजा ऋतु दिवस द्वारा असुरों के चंगुल से राजकुमारी मदलसा को बचाया जाना। राजा रवि वर्मा का चित्र। राजा रवि वर्मा ने मिथकीय कहानियों को लेकर अनगिनत चित्र बनाए जो उनके अपने रवि वर्मा प्रेस में छपती थीं। महिलाएं और मुद्रण। महिलाओं की जिंदगी और उनकी भावनाएं बड़ी सावगोई और गहनता से लिखी जाने लगीं। इसलिए मध्यवर्गीय घरों में महिलाओं का पढ़ना भी पहले से बहुत ज़्यादा हो गया। उदारवादी पिता और पति अपने यहाँ औरतों को घर पर पढ़ाने लगे और 19वीं सदी के मध्य में जब बड़े छोटे शहरों में स्कूल बने तो उन्हें स्कूल भेजने लगे। कई पत्रिकाओं ने लेखिकाओं को जगह दी और उन्होंने नारी शिक्षा की जरूरत को बार बार रेखांकित किया। उनमें पाठ्यक्रम भी छपता था और ज़रूरत के मुताबिक पाठ्य सामग्री भी, जिसका इस्तेमाल घर बैठे स्कूली शिक्षा के लिए किया जा सकता था। लेकिन सारे परिवार उदार दिल नहीं थे। अनेक परंपरावादी हिंदू मानते थे कि पढ़ी लिखी कन्याएं विधवा हो जाती हैं और इसी तरह दकियानूसी मुसलमानों को लगता था कि उर्दू के रोमानी अफसाने पढ़कर औरतें बिगड़ जाएंगी। कभी कभार बागी औरतों ने इन प्रतिबंधों को अस्वीकार भी किया। हमें उत्तर भारत के दकियानूसी मुसलमान परिवार की एक ऐसी लड़की की कहानी पता है जिसने गुपचुप ढंग से न सिर्फ पढ़ना सीखा बल्कि लिखा भी। उसके खानदान वाले चाहते थे कि वह सिर्फ अरबी कुरान पढ़े, जो कि उसके पल्ले नहीं पड़ता था। लिहाजा उसने वह ज़बान पढ़ने की जिद की जो उसकी अपनी थी। पूर्वी बंगाल में 19वीं सदी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवादी
परिवार में ब्याही कन्या रस सुंदरी देवी ने रसोई में छिप छिप कर पढ़ना सीखा। बाद में चलकर उन्होंने आमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी, जो 1876 में प्रकाशित हुई। यह बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्म कहानी थी। चूँकि सामाजिक सुधारों और उपन्यासों ने पहले ही नारी जीवन और भावनाओं में दिलचस्पी पैदा कर दी थी, इसलिए महिलाओं द्वारा लिखी जा रही आप बीती के प्रति कुतूहल तो था ही। कैलाश बाशिनी देवी जैसी महिलाओं ने 1860 के दशक से महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू किया। कैसे वे घरों में बंदी और अनपढ़ बनाकर रखी जाती हैं, कैसे वे घर भर के काम का बोझ उठाती हैं और जिनकी सेवा वे करती हैं वही उन्हें कैसे दुत्कारते हैं। आज जो महाराष्ट्र है वहाँ 1880 के दशक में ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत के बारे में जोश और रोष से लिखा। सामाजिक बंधनों में बंधी औरत के लिए पढ़ने के क्या मायने हैं। इस पर एक तमिल उपन्यास में एक औरत ने लिखा, बहुतेरे कारणों से मेरी दुनिया छोटी है, मेरे जीवन की आधी से ज़्यादा खुशियाँ किताबें पढ़ने से आई है। उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी प्रिंट संस्कृति पहले विकसित हो गई थी, पर गंभीर हिंदी छपाई की शुरुआत 1870 के दशक से ही हुई। जल्द ही इसका एक बड़ा हिस्सा नारी शिक्षण की को समर्पित हुआ। 20वीं सदी के आरंभ में महिलाओं के लिए मुद्रित और कभी कभी उनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं लोकप्रिय हो गईं। इनमें औरतों की तालीम, विधवा जीवन, विधवा विवाह और राष्ट्रीय आंदोलन जैसे मसलों पर लेखनी चलाई गई। कुछ पत्रिकाओं ने महिलाओं को गृहस्थी चलाने और फैशन के नुस्खे बताने के साथ साथ कहानियों और धारावाहिक उपन्यासों के जरिए मनोरंजन पर परोसा। पंजाब में भी 20वीं सदी के आरंभ से ही लोकप्रिय लोक साहित्य बड़े पैमाने पर छापा गया। राम चड्ढा ने औरतों को आज्ञाकारी बीवियां बनने की सीख देने के उद्देश्य से अपनी बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म विचार लिखी। खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी, खालसा पुस्तिका सभा ने इसी तरह के संदेश देते हुए सस्ती पुस्तिकाएं छापी। अच्छी औरत बनने के उपदेश को कई बार संवाद के रूप में पेश किया गया। बंगाल में केंद्रीय कलकत्ता का एक पूरा इलाका बटाला लोकप्रिय किताबों के प्रकाशन को समर्पित हो गया। यहाँ पर आप धार्मिक गुटकों और ग्रंथों के सस्ते संस्करण तो खरीद ही सकते थे, जो आमतौर पर अश्लील और सनसनीखेज समझा जाता था, वह भी उपलब्ध था। 19वीं सदी के अंत तक ऐसी बहुत सारी किताबों पर काठ की तख्ती और लिथोग्राफी रंगों की मदद से प्रचुर मात्रा में तस्वीरें उकेरी जा रही थी। फेरी वाले बटाला के प्रकाशन लेकर घर घर घूमते थे, जिसमें महिलाओं को फुर्सत के वक्त मनपसंद किताबें पढ़ने में सहूलियत हो गई। प्रिंट और गरीब जनता। 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जा रही थीं, जिसके चलते गरीब लोग भी बाजार में उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए थे। 20वीं सदी के आरंभ से सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे थे, जिससे किताबों की पहुंच निसंदेह बढ़ी। ये पुस्तकालय अक्सर शहरों या कस्बों में होते थे, या यदा कदा संपन्न गांवों में भी। स्थानीय अमीरों के लिए पुस्तकालय खोलना प्रतिष्ठा की बात थी। 19वीं सदी के अंत से जाति भेद के बारे में तरह तरह की पुस्तिकाओं और निबंधों में लिखा जाने लगा था। निम्न जातीय आंदोलनों के मराठी प्रणेता ज्योतिबा फुले ने अपनी गुलामगिरी 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। 20वीं सदी के महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर और
भीमराव अंबेडकर और मद्रास में वी रामास्वामी नायर ने, जो पेरियार के नाम से बेहतर जाने जाते हैं, जाति पर जोरदार कलम चलाई और उनके लेखन पूरे भारत में पढ़े गए। स्थानीय विरोध आंदोलनों और संप्रदायों ने भी प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने की मुहिम में लोकप्रिय पत्र पत्रिकाएं और गुटके छापे। कारखानों में मजदूरों से बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा था और उन्हें अपने तजुर्बों के बारे में ढंग से लिखने की शिक्षा तक नहीं मिली थी। लेकिन कानपुर के मिल मजदूर काशी बाबा ने 1938 में छोटे और बड़े सवाल लिख और छाप कर जातीय तथा वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश की। 1935 से 1955 के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक और मिल मजदूर का लेखन सच्ची कविताएं नामक एक संग्रह में छापा गया। बेंगलोर के सूती मिल मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से पुस्तकालय बनाए, जिसकी प्रेरणा उन्हें बम्बई के मिल मजदूरों से मिली थी। समाज सुधारकों ने इन प्रयासों को संरक्षण दिया। उनकी मूल कोशिश यह थी कि मजदूरों के बीच नशाखोरी कम हो, साक्षरता आए और उन तक राष्ट्रवाद का संदेश भी यथासंभव पहुँचे। प्रिंट और प्रतिबंध। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1798 से पहले का औपनिवेशिक शासन सेंसरशिप या पाबंदी लगाने के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं था। मज़ेदार बात तो यह है कि मुद्रित सामग्री को नियंत्रित करने के इसके शुरुआती कदम कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने वाले और कंपनी के हुक्मरानों के काम को कोसने वाले अंग्रेजों के खिलाफ उठे। कंपनी को इस बात की चिंता थी कि इन आलोचनाओं का लाभ उठाकर इंग्लैंड में बैठे इनके निंदक कहीं भारत पर इनके व्यापारिक एकाधिकार पर हमला ना बोल दें। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक तक प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून पास किए और कंपनी ने ब्रितानी शासन का उत्सव मनाने वाले अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देना चालू कर दिया। अंग्रेजी और देशी भाषाओं के अखबार संपादकों द्वारा गुहार और अर्जी लगाने के बाद 1835 में गवर्नर जनरल बेंटिक प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा करने के लिए राजी हो गया। फिर उदारवादी औपनिवेशिक अफसर टॉमस मैकाले ने पहले की आज़ादियों को बहाल करते हुए नए कानून बनाए। 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया। क्रुद्ध अंग्रेजों ने देसी प्रेस का मुंह बंद करने की मांग की। ज्यों-ज्यों भाषाई समाचार पत्र राष्ट्रवाद से समर्थन में मुखर होते गए, त्यों-त्यों औपनिवेशिक सरकार में कड़े नियंत्रण के प्रस्ताव पर बहस तेज होने लगी। आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया। अब से सरकार ने विभिन्न प्रदेशों से छपने वाले भाषाई अखबारों पर नियमित नज़र रखनी शुरू कर दी। अगर किसी रपट को बागी करार दिया जाता था तो अखबार को पहले चेतावनी दी जाती थी और अगर चेतावनी की अनसुनी हुई तो अखबार को जब्त किया जा सकता था और छपाई की मशीनें छीन ली जा सकती थीं। लेकिन दमन की नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार देश के हर कोने में बढ़ते फैलते गए। उन्होंने औपनिवेशिक कुशासन की रिपोर्टिंग और राष्ट्रवादी ताकतों को हौसला अफजाई जारी रखी। राष्ट्रवादी आलोचना को खामोश करने की तमाम कोशिशों का उग्र विरोध हुआ। जब पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 में काला पानी भेजा गया तो इस बात को ध्यान से फिर से पढ़ें। जब पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 में काला पानी भेजा गया तो बाल गंगाधर तिलक ने
अपने केसरी में उनके प्रति गहरी हमदर्दी जताई। नतीजे के तौर पर उन्हें 1908 में कैद कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत भर में व्यापक विरोध हुए। मुद्रित शब्द की ताकत का अंदाजा अक्सर सरकार द्वारा उसको नियंत्रित करने की कोशिशों से मिलता है। औपनिवेशिक प्रशासन हमेशा तमाम किताबों और पत्र पत्रिकाओं पर नज़र रखता था। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय रक्षा नियम के तहत 22 अखबारों को जमानत देनी पड़ी थी। इनमें से 18 ने सरकारी आदेश मानने की जगह खुद को बंद कर देना उचित समझा। रॉलट के अधीन कार्यरत षड्यंत्र समिति ने 1919 में विभिन्न अखबारों के खिलाफ जुर्माना आदि कार्रवाइयों को और सख्त बना दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत पर भारतीय रक्षा अधिनियम पारित किया गया ताकि युद्ध संबंधी विषयों को सेंसर किया जा सके। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी तमाम रपटें इसी के तहत सेंसर होती थीं। अगस्त 1942 में तकरीबन 90 अखबारों का दमन किया गया। गांधी ने 1922 में कहा, वाणी की स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी, सामूहिकता की आज़ादी। भारत सरकार अब जनमत को व्यक्त करने और बनाने के इन 3 ताकतवर औजारों को दबाने की कोशिश कर रही है। स्वराज खिलाफत की लड़ाई सबसे पहले तो इन संकटग्रस्त आज़ादियों की लड़ाई है। कभी कभी वफादार अखबारों के संपादक खोजना सरकार के लिए मुश्किल हो जाता था। जब 1877 में स्थापित अखबार स्टेट्समैन के संपादक पद के लिए सैंडर्स को बुलाया गया तो उसने पूछा कि आज़ादी खोने के बदले उसे कितने पैसे मिलेंगे। द फ्रेंड ऑफ इंडिया ने सरकारी मदद लेने से इसलिए इनकार कर दिया कि उसे सरकारी आदेश मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। चित्र 22 में लक्ष्मीनाथ बैजू बरुआ 1868 से 1938। वे आधुनिक असमिया समाज साहित्य के एक वरिष्ठ रचनाकार थे। बूढ़ी आइर साधु अर्थात दादी की कहानियाँ उनकी उल्लेखनीय किताबों में से है। उन्होंने असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अपुनर देश ओ मेरी प्यारी भूमि भी लिखा। चित्र 20 में आप देख सकते हैं एक भारतीय दंपत्ति सफ़ेद शाह कास्ट चित्र पर बनाए गए। इसमें कलाकार का यह डर उजागर होता है कि पश्चिमी हमले से पारिवारिक व्यवस्था उलट पलट हो गई है। यह मर्द वीणा बजा रहा है और औरत हुक्का खींच रही है। 19वीं सदी में महिलाओं को शिक्षा की पहल के बाद पारिवारिक भूमिकाओं के छिन्न भिन्न हो जाने की आशंका तेज हो गई। चित्र 16 में आप देख सकते हैं ऋग्वेद के कुछ पन्ने हैं। प्रिंट के आगमन की काफ़ी बाद तक हस्तलिखित पांडुलिपियाँ प्रकाशित की जाती रहीं। यह पांडुलिपि मलयालम भाषा में 18वीं सदी में बनाई गई। चित्र 14 में जयदेव के गीत गोविंद के कुछ पन्ने 18वीं सदी एक एकार्डियन शैली में हाथ से लिखी पांडुलिपि का एक नमूना है। इसमें आप देख सकते हैं चित्र 1 है। प्रिंट के आने से पहले पुस्तक निर्माण अखलाक के नशीली यह 1595 ईस्वी का है। भारत एक शाही वर्कशॉप भारत में छपाई आने से काफ़ी पहले का है। यहाँ पर पाठ को पहले बोलकर दिखाया जा रहा है, फिर तस्वीर बनाई जा रही है। पुस्तक निर्माण में सुलेखन और चित्रकारी का बहुत महत्व था। छापे खाने के आने के बाद इन कलाओं का क्या हुआ यह सोचने लायक है। इसके साथ ही आपका यह अध्याय समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर आप इस वीडियो को बार बार देखने और पढ़ने से निकालें।
एक बार फिर जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।